अस्सलाम वालेकुम। शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज बहुत सारी ख़बरें हैं और उन ख़बरों में पहली तो यही है कि वज़ारत क़ानून व इंसाफ़ जो है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो नैब क़वानीन के तहत मुक़दमात हैं उनकी समाअत अडयाला जेल या उस जेल में जहाँ पर वो कैद हैं वहाँ पर करने की मंजूरी दे दी है और एहतसाब अदालत अब जो है वो अडयाला जेल के अंदर लगेगी। और इस हवाले से इतलात यही हैं कि आज उसकी पहली कार्रवाई भी हुई और नैब के प्रोसिक्यूटर जो हैं मुज़फ़्फ़र अब्बासी वो अडयाला जेल भी गए और वहाँ पर जो है इब्तदाई कार्रवाई हुई है। एक तो ये बड़ी ख़बर है और दूसरी बड़ी ख़बर जो है वो ये है कि आपको याद होगा कि टॉप सिटी के मोइज़ ख़ान ने एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल की थी 184(3) के नीचे, जो कि अदालत ने डिस्पोज ऑफ कर दी थी विद सर्टेन ऑब्जर्वेशंस और उसका जो है वो तहरीरी हुक्मनामा वो जारी हो गया है। और इस हुक्मनामे के अंदर जो है वो जो साबिक DGISI हैं जनरल फैज़ हमीद उनके हवाले से इस दरख्वास्त के अंदर कई इल्ज़ामात जो हैं वो आयद किए गए थे। और फिर जो तीसरी और बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब 20 नवंबर को तलब कर लिया गया है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये इजलास जो हमारे ज़राए हैं उसके मुताबिक जो है वो एप्लीकेंट्स या कंप्लेनर्स जो थे मुख्तलिफ 2 फाजिल जज साहिबान के हवाले से उन शिकायत कुनिंदगान को जो है उनको भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जबकि 2 फाजिल जज साहिबान से भी कहा गया है कि वो अगर कन्फ्रंट करना चाहते हैं तो वो इस इजलास के अंदर आ सकते हैं। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का पहले इजलास हुआ था उस इजलास में उसके बाद फिर आपको याद है कि एक प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी हुई थी और वो प्रेस रिलीज़ की वजह ये थी कि मीडिया के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की गैर मुसद्दक़ा रिपोर्टिंग होती है उससे बचने के लिए ये बताया गया था कि तकरीबन 29 के करीब जो शिकायत हैं उनका जायज़ा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने लिया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसमें 20 के करीब जो है या शिकायत जो थी वो निपटा दी थी और उनमें 2 इजलास हुए थे। एक जस्टिस एजाजुल एहसन के हवाले से जो कंप्लेंट थी उसमें जस्टिस एजाज ख़ुद नहीं बैठे थे और उनकी जगह जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जो हैं वो बैठे थे। और इसी तरह से जब जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ जो शिकायत थी उस पर जो ऑर्डर पास हुआ उसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद नहीं बैठे थे और उनकी जगह जो है वो सीनियर 3 जज जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जिसके बाद जो है वो उस कंप्लेनेंट को भी ये कहा गया था जो कि मिसेज़ आमना मलिक हैं जिनकी शिकायत हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के हवाले से कि वो मुतल्लिका मटेरियल जो है वो लेकर जो है वो 14 दिन के अंदर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसके सामने पेश हों। तो अब जो इतलात हैं उनके मुताबिक 20 नवंबर को जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया गया है और उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के हवाले से जो हमारी मुख्तलिफ जो शिकायत कुनिंदा वकला हैं उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि उनको नोटिस मिला है कि मुतल्लिका शवाहिद के साथ वो अदालत में पेश हों। अब यह देखना है कि वो फाजिल जज साहिबान भी ज़ाहिर है जो कार्रवाई का तरीक़ाकार है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स के तहत, तो उस सूरत में वो फाजिल जज साहिबान भी पेश होंगे जिनके ख़िलाफ़ एलिगेशंस जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि वो उनको कन्फ्रंट कर सकें। लेकिन इसमें एक डेवलपमेंट ये हुई थी कि जो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से नोटिस जारी किया गया था, शोकास नोटिस, उसमें 14 दिन के अंदर उनसे जवाब मांगा गया था और उनका जवाब जो है वो आ चुका और वो मीडिया के ऊपर जो हाईलाइट भी हो चुका, जिसमें उन्होंने जो कंप्लेंट है उसके अंदर जो शिकायत लगाई गई थी यानी कि मेरिट्स जो केस के हैं उसके ऊपर तो उन्होंने कोई बात नहीं की थी। हाँ, अलबत्ता उन्होंने मुख्तलिफ वजूहात की बिना के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हैयत और उसमें मौजूद जज साहिबान जो हैं उनके हवाले से जो है वो अपना इब्तदाई जवाब जो है वो दाखिल किया था। तो अब जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक जो मैं मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर देख रहा था उनके मुताबिक जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है 20 नवंबर को तलब किया गया। अब देखते हैं कि उस इजलास के अंदर कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है। जाहिर है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का जो जवाब है उसका भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जायज़ा लेगी और जो इतराज़ात हैं उसके हवाले से वो देखेगी
और फिर इसके बाद अगर वो एतराज़ात काबिल कबूल हुए तो वो अब बसूरत दिगर फिर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है वो फिर आगे बढ़ाई जाएगी, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स हैं उनके मुताबिक और जो हमारा तजर्बा है उसके मुताबिक। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से हमारे सामने जो है वो कार्रवाई के हवाले से कई मिसालें जो हैं वो मौजूद हैं। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ भी जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि उनकी कार्रवाई जो है वो ओपन कोर्ट में जो है वो करना चाहते हैं कि वो उसमें हो, और फिर उसकी कुछ इब्तदाई समातें भी हुई थी। इसी तरह जस्टिस फ़ारूक इरफान जो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, जिनका नाम पनामा पेपर्स के अंदर आया था, उनके हवाले से भी कार्रवाई हुई थी ओपन कोर्ट के अंदर, और जब गवाहों तक मामला पहुंचा था तो फिर उस दौरान में वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई ख़त्म कर दी गई थी। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो हाल माजी करीब के अंदर अगर किसी जज को उनके ओहदे से बरतरफ किया तो वो एक जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ही हैं, और जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने बरतरफी को चैलेंज कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में 2018 से, और उसके बाद से 2019 शायद से जो है कई साल गुजर चुके हैं। उसमें जो है कभी जज साहिबान जो है वो रिटायर हो गए, और फिर ये मामला अभी तक जो है वो पेंडिंग पड़ा है, और कुछ दिन कबल जो है जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने भी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है कि उनकी जो बरतरफी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त है उसकी समाअत की जाए। अच्छा, अब आते हैं कि जो दिलचस्प बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है वो जजमेंट आया है। मोइज़ ख़ान जो हैं वो टॉप सिटी के ओनर, उनकी जो 184(3) के तहत दरख्वास्त थी, उस हवाले से जो तहरीरी हुक्म है उसमें यह कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार मोइज़ ख़ान ने जनरल फैज़ हमीद पर, जो कि उस वक्त आर्म फोर्सेस के अंदर जो है वो सर्विंग जनरल थे और अपनी कार्रवाई कर रहे थे, उन्होंने मिसयूज़ किया है अपने ऑफिस को, और इस हवाले से जो है वो उन्होंने कई दरख्वास्त गुजार यानी मोइज़ ख़ान के ख़िलाफ़ जो है वो कई इक़दाम किए, और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात आयद किए मोइज़ ख़ान ने अपनी दरख्वास्त के अंदर, उसके अंदर ये था कि रेंजर्स और ISI के जो अहलकार हैं उनको उनके घर पर रेड करने के लिए और उनके जो बिज़नेस ऑफिसेज़ हैं उन पर रेड करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से ये भी इल्ज़ाम था कि जो दरख्वास्त गुजार है उसकी फ़ैमिली के मेंबर्स को जो है वो डिटेन रखा गया, और ये भी इल्ज़ाम आयद किया गया था कि मोइज़ ख़ान की जानिब से कि उनके और उनकी फ़ैमिली मेंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी लूटा गया, और इसी तरह से जो बिज़नेस प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी लूटा गया, और ये भी कहा गया कि उनकी जो डायनेस्टी एसोसिएट जो टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम है वो उनकी तरफ से नामज़द करदा लोग जो हैं वो उनके हवाले वो कर दी जाए। और इसी तरह से दरख्वास्त गुजार मोइज़ ख़ान ने ये भी इल्ज़ामात आयद किए थे कि जो फॉल्स केसेस उनके ख़िलाफ़ जो मोइज़ ख़ान और उसकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ जो है वो झूठे मुकदमात भी बनाए गए थे। तो उसमें जो है वो उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों को रिस्पोंडेंट बनाया था। तो उस पर जब अदालत अपने इस तहरीरी हुक्म में लिखती है कि जब हमने मोइज़ ख़ान के वकील से ये पूछा कि आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत उनकी ये दरख्वास्त किस तरह से जो है वो काबिल समाअत है, क्योंकि आइन का आर्टिकल 184(3) कहता है कि मामला पब्लिक इम्पोर्टेंस का हो और फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट का हो। तो इस पर जो है वो मोइज़ ख़ान के वकील हफीज़ुर रहमान चौधरी जो है उन्होंने ये कहा कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 to 5 यानी कि जनरल फैज़ और दीगर जो लोग हैं जिनको रिस्पोंडेंट बनाया गया था इस दरख्वास्त के अंदर, वो भी ISI के मुख्तलिफ़ अहलकार हैं, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब ये क्योंकि इन्वॉल्व हैं और जो उनकी प्रॉपर्टी है उनकी देखभाल जो है वो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, और उन फंडामेंटल राइट्स को जो है उससे महरूम करने के लिए ये जो है ना सिर्फ ये कि उनके ख़िलाफ़ जो है ये कार्रवाइयाँ की गई हैं, तो लिहाजा इस तरह ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का भी मामला है क्योंकि हाई ऑफिस के अंदर वो लोग मौजूद हैं। तो इस पर अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा इस हुक्मनामे के मुताबिक कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। तो उस पर जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल उन्होंने कहा कि जो एप्लीकेंट है, जो दरख्वास्त गुजार है, उसके पास जो है वो रेमेडीज़ अपने यानी उनको जो शिकायत हैं उसके ख़िलाफ़
उनके पास मुख्तलिफ फोरम्स मौजूद हैं जिनके ऊपर वो जो जाके अपनी शिकायत का अजाला कर सकते हैं, जिसमें एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और उसके अलावा जो है वो वहाँ पर शिकायत कर सकते हैं कि उनके ख़िलाफ़ किस तरह से मलिशियसली जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की गई। और दूसरा ये है कि वो अपना डैमेजेस का सूट फाइल कर सकते हैं और इसी तरह से वो जो है मुख्तलिफ अदालत में जा कर के अपनी इन जो उनको ग्रीवेंसेस हैं उनका अजाला कर सकते हैं। तो इस पर अदालत लिखती है कि ये जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं ये इंतहाई संगीन नौइयत के हैं और अगर ये दुरुस्त हैं तो बिलाशुबा जो फेडरल गवर्नमेंट है इससे में जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी रेपुटेशन, ISI, पाकिस्तान रेंजर्स और जो हैं वो उनकी रेपुटेशन जो है वो मुतासिर होती है। तो अदालत अपने हुक्म में लिखती है कि हाउएवर द नेचर ऑफ द केसेस फाइल्ड अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट फ्राम अदर केसेस, कि जो 184(3) के मुकदमात होते हैं उनकी नौइयत मुख्तलिफ जो दीगर मुकदमात हैं उनसे मुख्तलिफ होती है और इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन या अपना ओरिजिनल इख्तियार जो है वो इस्तेमाल करती है। तो तीसरा जो है वो ये कि थर्डली अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ए हाई कोर्ट अपील्स में कम बिफोर दिस कोर्ट, और फिर अगर कोई मामलात ऐसे होते हैं, अगर अदालत ये कोई फ़ैसला दे दे उसके बाद जो मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात चलते हैं ना, आपको पता है कि निचले अदालतों से हाई कोर्ट्स में और फिर हाई कोर्ट्स की अपीलें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आती हैं। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि क्योंकि ये मामला अल्टीमेटली फ़ाइनल डिसीजन के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही आता है, तो लिहाजा अदालत जो है वो इस पर जो है वो कोई उसके ख्याल के अंदर क्योंकि दीगर लोगों के भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो लिहाजा इसके मुकदमे के अंदर 184(3) जुरिस्डिक्शन जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकती है। ताहम अदालत जो है वो अपने फाइनल पैराग्राफ में लिखती है कि हाउएवर द एप्लीकेंट एप्रीहेंड्स दैट हिज कंप्लेंट ग्रीवेंस वुड नॉट बी एंटरटेन्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो जो अदालत लिखती है कि उनके वकील ने कहा कि मुझे खदशा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो मेरी शिकायत शायद ना सुने, तो क्योंकि जो रिस्पोंडेंट्स हैं या जिनके ऊपर इल्ज़ाम लायद किया जा रहा है वो हाई ऑफिशल्स हैं आर्म फोर्सेस के। तो अदालत लिखती है कि हाउएवर द लंदन एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने अदालत को ये यकीन दहानी कराई कि अगर उनकी कंप्लेंट्स जो हैं वो आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास, तो उनके पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो इस बात पर डाउट करें और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अदालत में यह बयान दें कि अगर कि ये दरख्वास्त गुजार की जो एप्रीहेंशंस हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये जो हैं वो मिसप्लेस्ड हैं। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने अदालत के अंदर ये बयान दिया है कि अगर एप्लीकेंट जो है वो अपनी शिकायत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाता है तो उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह से जो है वो अदालत लिखी रहती है कि द एप्लीकेंट विल आल्सो बी एट लिबर्टी टू अवेल ऑफ द अबव मेंशन्ड एंड एनी अदर लीगल रेमेडीज इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तरह ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुकदमा निपटा दिया है। और दूसरी तरफ जो है वो एक और अहम पेशरफ्त हुई है और वो पेशरफ्त ये हुई है कि कल जो है वो फैज़ाबाद धरना केस की समाअत होगी और जो इस समाअत का हुक्मनामा भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जारी कर चुके हैं, उसमें भी जो है अबसार आलम ने जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन था और जब वो फैज़ाबाद धरना हो रहा था उस हवाले से भी संगीन इल्ज़ामात लेवल किए थे। अब उस केस के अंदर ही अबसार आलम ने एक तकरीबन 86 सफ़हात पर मुश्तमिल जो है वो एक जवाब मज़ीद दरख्वास्त जो है वो उसके अंदर एक CA में दाखिल की है, जिसमें जो है वो ये बताया गया है कि किस तरह से जो 8 चेयरमैन पैमरा जो है वो उनका तकर्रुर हुआ है उसकी सारी ब्रीफ है कि किस तरह से, और उसमें यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 2017 में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बेंच की तरफ से एक जजमेंट आई थी कि चेयरमैन पैमरा के लिए जो अहलियत है उसके ऊपर सिविल सर्वेंट जो है वो पूरा नहीं उतरते, और ये जो तकर्रियाँ हुई हैं ये उस जजमेंट की भी खिलाफ वर्जी हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें दाखिल की गई हैं और कल फैज़ाबाद धरना केस की समाअत होना है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है वो वक्त मांगा था 1 महीने का, और उसमें जो अहम बात थी वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई थी कि 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत जो सियासी जमातों की
तहकीकात होती हैं उनके फंड्स के हवाले से, वो कॉस्मेटिक लॉज के ऊपर जो है वो काफ़ी उनकी सरजनिश भी हुई थी कि किस तरह से एक आइनी इदारा जो है वो पार्लियामेंट के मंजूर करदा कानून को कॉस्मेटिक लॉ कह सकता है। दूसरी एक और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त थी, और वो ये दरख्वास्त थी कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, इस हवाले से जो फैज़ाबाद धरना केस के अंदर डायरेक्शन थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो उन्होंने एक 58 सफ़ात पर एक मबनी रिपोर्ट जो है वो दाखिल की थी, और उसके अंदर कहा था कि उन डायरेक्शन को फुलफ़िल कर दिया गया। जबकि उसका जब जायज़ा लिया गया था तो ये पता लगा कि 15 लाख के से ज़ायद की रकम जो है, जो कि 30% बनता है TLP के जो उस वक्त की उसके पास फंडिंग थी, जो कि इलेक्शन कमीशन में वाजबात जमा करवाए गए थे, उस पर यह कहा गया कि जो TLP ने जवाबात दाखिल किए हैं वो कोई काबिल एतमाद नहीं है, उनके अंदर तज़ादात हैं। एक तरफ ये लिखा और दूसरी तरफ ये लिखा कि ये जो 15 लाख रुपए की रकम है ये महज बहुत पीनट सी रकम है, मामूली सी रकम है, और इस रकम का जो है वो ये जवाब था। तो इस पर गुज़िश्ता समात पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से जब बासपुरस हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमें 1 महीने का वक्त दीजिए और हम जो है दोबारा स्क्रूटनी कमेटी जो है वो बिठाएंगे और जो एनॉमलीज़ इस रिपोर्ट के अंदर हैं उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में TLP के हवाले से क्या दाखिल करता है, क्योंकि जो ओरिजिनल फ़ैसला जब रिकॉर्ड मंगवाया गया था TLP का, तो उसके अंदर ये जो जमात थी वो एक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी के नाम के ऊपर, जिसका नाइकॉप जो है वो दुबई के शायद रेजिडेंट था, उनके नाम के ऊपर ये पार्टी जो है वो रजिस्टर हुई थी। तो कल भी जो है वो एक अहम दिन होगा, और इसके बाद 20 नवंबर भी एक अहम दिन होगा, और देखते हैं कि फाजिल अदालत में क्या कुछ जो है वो कल हमें देखने और सुनने को मिलेगा। तो दूसरी तरफ जो है इमरान खान साहब का जो मुख्तलिफ जो 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है अब्दुल कादिर ट्रस्ट के हवाले से, वो भी अब जो है उसकी समाअत भी जेल के अंदर शुरू हो गई है। तो इन अपडेट्स के साथ शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।